नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है जब कोई पति अपनी पत्नी और बच्चों को नेग्लेक्ट कर दे तो उससे मेंटेनेंस कैसे लिया जाए, उससे न्याय के द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा अपनी पत्नी को तलाक दे दे, अब ऐसे लोगों से खर्चा कैसे लिया जाए, ये आज का हमारा टॉपिक है। 53 लेक्चर नंबर 53 में हमारा टॉपिक है आज का। बड़ा क्रूशियल टॉपिक है, बहुत सारे केसेस पाए जाते हैं क्योंकि लॉ इन्हीं चीजों के लिए बना है। लेकिन मैं इसको क्लियर से पढ़ने कुछ एक कहता हूं कि त्रुटि सुधार, शायद मुझसे कहीं पे कोई गलती हो गई थी किसी पहले उसमें, जो मैं सुधार करना चाहता हूं। मुझे शक था कि केवल मजिस्ट्रेट को ही पावर होती है कॉग्निजेंस की, और मजिस्ट्रेट जिस कॉग्निजेंस लेने के बाद में जिस मुकदमे का कमिटल कर देता सेशन कोर्ट में, तो सेशन कोर्ट उस पर कमीशन कॉग्निजेंस ना लेकर सीधा ट्रायल करती है। लेकिन शायद मैं गलत हूं, प्रोविजंस कुछ गलत कहते हैं, तो मैं उसे अपने रेक्टिफाई करना चाहता हूं आज। देखिए, पहला, जैसी कोई वारंट केस, समन केस या पुलिस इंस्टीट्यूटेड पुलिस चार्जशीट पर या कंप्लेंट केस कोर्ट में डाला जाता है और वो ऐसा ट्रायल है जिसके अंदर मजिस्ट्रेट साहब को ही ट्रायल का पावर्स है, ट्रायल करते हैं मजिस्ट्रेट साहब, तो वो 210 के अंदर मजिस्ट्रेट साहब उसका ट्रायल लेंगे। ये इसके अंदर ये डेफिनेशन बताई गई है कि किस प्रकार से मजिस्ट्रेट साहब जो है ट्रायल लेंगे। लेकिन क्योंकि मैं डाउट में इसलिए था क्योंकि इसके अंदर ये लिखा, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास स्पेशली एम्पावर्ड ऑन दिस बिहाफ अंडर सेक्शन 2 में टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस। तो एनी ऑफेंस की वजह से मैं कंफ्यूज हो गया था। और उसके बारे में ये तो मैं बता ही चुका हूं कि कैसे कैसे कॉग्निजेंस लेता है, तो मजिस्ट्रेट उन केसेस का कॉग्निजेंस लेगा। लेकिन यहां मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था, द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में एम्पावर एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास टू टेक कॉग्निजेंस अंडर सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7 as are within his competence to inquiry into a trial। मजिस्ट्रेट साहब जो केस उनके ट्रायल योग्य है उनका कॉग्निजेंस लेने की पावर उनको इसमें दी गई है। लेकिन सेशन जज के लिए कॉग्निजेंस के लिए एक अलग सेक्शन 313 दिया गया है जिसमें सेशन जज साहब की भी पावर्स दी गई है। लेकिन मुझे इतना पता है कि सेशन कोर्ट में कोई भी मुकदमा कुछ केसेस को छोड़कर डायरेक्ट दाखिल नहीं होता, बल्कि आईपीसी के जितने प्रोविजंस है वो सारी की सारी चार्जशीटें या तो मजिस्ट्रेट साहब के यहां या सीजीएम साहब के यहां की जाती हैं। नीचे डॉक्यूमेंट वगैरह की कार्रवाई कराने के बाद, कॉपी सप्लाई वगैरह की 230 की प्रोसीडिंग्स कराने के बाद, जिनको पहले 207 सीआरपीसी कहते थे, कागज सप्लाई वगैरह के बाद में उनको जो है वहां भेज दिया जाता था, कमिटल की जाती थी केस। तो ये हम ये सोचते थे कि कॉग्निजेंस सेशन जज साहब नहीं लेते होंगे, लेकिन इसमें प्रोविजन दिया है, जरा सा देख लें आप। Cognizance of offence by court of session except as otherwise expressly provided by this Sanhita or by any other law for the time being in force, no court of session shall take cognizance of any offence as a court of original jurisdiction unless the case has been committed
टू इट बाय ए मजिस्ट्रेट अंडर दिस संहिता। क्या कहती है हिंदी में बता दें? इस संहिता द्वारा या तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि द्वारा अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबंधित है उसके सिवाय कोई सेशन न्यायालय आरंभिक अधिकारता वाले न्यायालय के रूप में किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं करेगा जब तक मामला इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा उनके सुपुर्द नहीं किया जाता। अर्थात जब मामला मजिस्ट्रेट साहब कमिटल के लिए सेशन जज साहब को भेज देते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज साहब को भेज देते हैं, उसके बाद फाइल जब जहां सेशन जज साहब के पास जाएगी, एलोकेट होगी, तब वो उस पर कॉग्निजेंस लेने की शक्ति ये सेक्शन कहता है। तो यही मुझे क्लियर करना था, ये मैंने आपको क्लियर नहीं करा कि सेशन जज साहब को भी कॉग्निजेंस लेने की पावर है आफ्टर कमिटल, नॉट बिफोर कमिटल। तो ये तो जनाब आली आपको हमने ये बता दिया। अब हमारा टॉपिक ये था ही नहीं, लेकिन हमने आपको 5 मिनट आपके लेने थे इसके लिए, क्योंकि कॉरिजेंडम जरूरी है। आप देखिए, वीडियो बनाने का उद्देश्य नहीं है कि गलत इंफॉर्मेशन आप तक जाए। वीडियो बनाने का औचित्य यह है कि आप तक जो भी इंफॉर्मेशन जाए वो ट्रस्टवर्दी, रिलायबल होनी चाहिए, जेन्युइन होनी चाहिए। अगर आज आपको हम गलत सिखाएंगे तो भविष्य में हमारी छवि दुर्बल होगी। तो रॉन्ग इंफॉर्मेशन देना कानून प्रोहिबिट करता है। तो जनाब, अब जो मेरा टॉपिक है, जिसका कि मैंने आपको पहले अभी बताया था, उदाहरण दिया था, पीछे लिखा है मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। इसको समझने के लिए आपको जरा सा एक बात समझिए। देखिए, किताब से पढ़ के तो मैं 5 मिनट में आपको सारा बता दूंगा, आप भी पढ़ लोगे, समझ लोगे, लेकिन पहले समझ लें जरा सा है क्या मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब है कोई ऐसा व्यक्ति जो कमाने में समर्थ हो, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, स्त्री हो या पुरुष हो, और वो कमाने योग्य है। यदि पुरुष है और उसकी स्त्री कमा नहीं सकती, उसकी लड़की कमा नहीं सकती, उसका विकलांग बेटा कमा नहीं सकता, शादीशुदा लड़की जो है बहुत परेशान है, आय का साधन नहीं है उसमें, या मानसिक विक्षित को बच्चा है। ये तो प्रोविजंस में बताऊंगा क्या प्रोविजंस है। माँ बाप है किसी व्यक्ति के, माता है, पिता है, भाई नहीं है, भाई नहीं है। एक व्यक्ति पर क्या जिम्मेदारी है? अपनी पत्नी की, अपने बच्चों की, अपनी माँ और बाप की। और व्यक्ति के अंदर, व्यक्ति की डेफिनेशन हमारे यहाँ व्यक्ति जो एक्ट में दी गई है, पर्सन, पर्सन्स इंक्लूड मेल और फीमेल बोथ। मान लो एक औरत कमाना जानती है, कमाती है, और उसका पति बेरोजगार है, भले ये नहीं कहती, लेकिन पति भी क्लेम कर सकता है। लेकिन जहां तक ये सेक्शन जो कहता है, इस सेक्शन में जिक्र नहीं है, और ना कभी हमने पति को डालते देखा है। लेकिन मैं ये सोचता हूं
मेरा विचार है। जो एक्ट कन्फाइन करता है वो तो क्या करता है जरा देखिए, पत्नी संतान माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश। देखिए एक्ट को नहीं समझिए, लेकिन मेरा कहना मतलब है, चलो वो पति को तो इसमें नहीं रखता, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति में मैं स्त्री को भी शामिल करता हूं, फीमेल को भी शामिल करता हूं। प्रत्येक बेटी जो कमाती है, सीनियरों बदल चुका है समाज का, तो उसके मां बाप उससे खर्चे की डिमांड कर सकते हैं। बच्चे भी कर सकते हैं उसके, क्योंकि एक्ट की जो डेफिनेशन है जरा सा मैं आपको बताऊंगा। अभी देखो, जब सेक्शन 3 में आप पर्सन की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो पर्सन में दोनों शामिल है। मुझे तो जो एक्ट बोल रहा मैं तो कर रहा हूं। अब हम इस सेक्शन को यहीं तक ले लेते हैं कि भाई इसकी जिम्मेदारी है पत्नी, औलाद, माता पिता तक सीमित करती है ये। चलो यहीं तक ले लेते हैं, क्या दिक्कत है हमें इसमें, नहीं ले लिया तो अब इसे समझने के लिए समझ ले जरा सा। कोई व्यक्ति जो कमाने में समर्थ हो, नंबर एक बात कि उसके पास पर्याप्त साधन होने चाहिए कमाने के। व्यक्ति हो अर्थात मेल हो या फीमेल हो, वो अपने परिवार के उन लोगों का भरण पोषण करेगा जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। उनको लिवलीहुड देगा, उनको भोजन प्रोवाइड कराएगा जो असमर्थवान है। वो चाहे लेजिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, मैरिड हो या अनमैरिड हो, फिजिकल और मेंटली एबनॉर्मल हो, मदर हो या फादर हो। इन सबको आपका जिम्मेदारी है कि आप फूड प्रोवाइड कराओगे, घर प्रोवाइड कराओगे, रहने की जगह प्रोवाइड कराओगे। ये आपका जिम्मेदारी का काम है। इसके अंदर सेक्शन 144 के अंतर्गत एक पिटीशन, रिटन पिटीशन, रिटन प्लेंट मजिस्ट्रेट साहब फर्स्ट क्लास हो सकते हैं या सेकंड क्लास हो सकते हैं, या ऐसे मजिस्ट्रेट जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसी कार्य के लिए बैठा ले गए हो, उनकी अदालत में आप ऐसी एप्लीकेशन लगा सकते हैं, जिसके अंदर आप वो व्यक्ति क्या करता है, उसकी आय के क्या साधन है, उसकी कितनी क्या कमाई है, उससे आपके क्या संबंध है, वो आपका कौन लगता है, वो कहां रहता है, आपका क्षेत्र अधिकार उस कोर्ट का कैसे लगता है, कॉज ऑफ एक्शन आपको कैसे लागू होता है। ये सारी की सारी बातें, कॉज ऑफ एक्शन, कब से उनने आपको नेग्लेक्ट किया है, क्या उसकी समाई के साधन है, कहां से वो कमाता है, ये सारी की सारी चीजें आपको अपनी कंप्लेंट में लगाकर, प्लेंट में लगाकर दाखिल करनी होगी। कोर्ट आपको दो प्रकार के कंपनसेशन दिला देगी, एक तो इंट्री मेंटेनेंस दिला देगी, एक फाइनल मेंटेनेंस दिला देगी। कोर्ट की जिम्मेदारी है, जैसी आप वहां पर प्लेंट लगाएंगे,
कंप्लेंट लगाएंगे या शिकायत लगाएंगे, शिकायत भी नहीं कहेंगे हम इसको, अपना एप्लीकेशन लगाएंगे जो कि एक केस की फाइल में हो, शुरू में होगी, मतलब अपनी पिटीशन दाखिल करेंगे। तो कोर्ट जैसी सूचना उसको हो जाएगी, मान लो पार्टी को सूचना हो गई, पार्टी आ जाती है, तो 60 दिन के अंदर जैसी उसको सूचित हुआ और वो आया और वो डेट लगी, तो उसके 60 दिन के अंदर इंटरिम रिलीफ वो उपरोक्त में से किसी ना किसी को, उपरोक्त व्यक्तियों में से जिसने भी एप्लीकेंट लगाई है उसको दिलवाएगी कोर्ट 60 दिन के अंदर। पहला क्वेश्चन, पहला दिन ये देख लें बस, पहला तो इसका ये है। लेकिन इसमें तलाकशुदा महिला भी अपने पति से ये मेंटेनेंस ले सकती है, तलाकशुदा महिला भी अपने पति से मेंटेनेंस ले सकती है, और ये जो मुकदमा उसने दायर किया इसका खर्चा भी वो ले सकती है। तो कोर्ट इंटरिम मेंटेनेंस उसे 60 दिन के अंदर देगा। कितना देगा, क्या देगा, वो कोर्ट की अपनी मर्जी है कि वो कितना देगा। आगे चलते हैं। जो स्त्री का तलाक हो चुका है वो स्त्री भी अपने पति से इस प्रकार का खर्चा ले सकती है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो लड़की या मुस्लिम लड़की। यहां हिंदू मुस्लिम का कोई मामला नहीं है, चाहे वो ईसाई हो, चाहे बच्चा ईसाई हो, चाहे बच्चा मुस्लिम हो, अपने मां बाप से वो खर्चा ले सकता है। यदि कोई औरत, लेकिन औरत को यह सिद्ध करना पड़ेगा, अगर आदमी कहता है कि जी इसे मैं खर्चा देने को तैयार हूं लेकिन ये लेडी मेरे साथ चले, रहे मेरे साथ में, पति पत्नी का दायित्व निभावा, लेकिन यदि औरत ये सिद्ध कर देती है कि ये मेरा जो हस्बैंड है ये तो रखेल रखता है, रखेल के पास जाता है, तो फिर वो औरत अपने पति के साथ रहने से मना कर सकती है, लेकिन खर्चा उसे फिर भी मिलेगा। एक औरत जो अपने पति से खर्चा लेती है लेकिन वो किसी दूसरे मर्द के साथ रहती है, चक्कर दूसरे से है लगाओ, तो ऐसी औरत खर्चा नहीं ले सकती। उसके खर्चे को मजिस्ट्रेट कर्टेल कर सकता है, खत्म भी कर सकते हैं मजिस्ट्रेट, जिस तरीके से दे सकते हैं तो उसे निपटा भी सकते हैं, लेकिन ये बात सिद्ध करनी पड़ेगी दूसरी पार्टी को कि ये जो है मुझे इसलिए छोड़ रखा है इसने पति को ताकि दूसरे के साथ मुझे कुछ छल उड़ा सके। तो एडल्ट्री की पोजीशन में कोई भी औरत मेंटेनेंस नहीं ले सकती। दूसरा ये कि अननेसेसरी विदाउट एनी कॉज भी हस्बैंड को नेग्लेक्ट नहीं कर सकती। ये सारी बातें उसको सिद्ध करनी पड़ेंगी औरत को कि वो जेन्युइन है। जब वो ये सिद्ध कर देगी जेन्युइन है, तब उसका फाइनल मेंटेनेंस बांध दिया जाएगा। वो कितना होगा वो कोर्ट के ऊपर डिसाइड करेगा। यदि कोई औरत शादी कर लेती है, तलाक हो गया उसका, खर्चा ले रही थी, लेकिन वो शादी कर लेती है, तो फिर वो मेंटेनेंस की अधिकारी नहीं हो सकती। अगला,
मेंटेनेंस का यदि ऑर्डर हो जाता है और आदमी फिर भी पैसे नहीं देता है, तो उसे एक महीने की, एक महीने के लिए जेल में भेजा जा सकता है। और ये 1 महीने की सजा उस प्रत्येक महीने के पैसे की नादेहंदगी पर होगी, जितना भी व्यय है, जितना क्लेम कर रहे हैं। लेकिन आपके लिए यह है, अगर कोई व्यक्ति मेंटेनेंस कोर्ट ने बांध दिया और कोर्ट में वो मेंटेनेंस नहीं देता, जमा नहीं करता, आपको नहीं देता, तो आपको 144 की धारा 3 के अंदर एक एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट साहब को देनी होगी फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर। कि भाई सर हमारा पैसा दिलवाओ, तो कोर्ट, लेकिन ये एप्लीकेशन आपको साल भर के अंदर दे देनी चाहिए। अगर आप इसको साल भर में नहीं देते हो तो ये भी टाइम बाढ़ होती चली जाएगी। इसलिए आपको जब भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स आए और आपका पति पैसा नहीं दे तो कोर्ट के संज्ञान में लाएं आप, और वहां पे एक प्रॉपर एप्लीकेशन लगा दें। जब आप इस तरीके की प्रॉपर एप्लीकेशन लगा देंगे तो आपको वो रिकवरी कराई जाएगी और उसको नहीं, अगर वो पैसा देता है तो महीने भर के लिए जेल भेज दिया जाएगा। ये प्रोविजंस जेल भेजने वाले इसकी धारा 144 की धारा 3 में बताए गए। एक बार आपको जरा मैं पढ़ देता हूं, थोड़ा सा आपकी समझ में आए जरा सा क्या माजरा है। जैसा मैं पढ़ता हूं किताब से। ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। देखिए मैंने इसीलिए अपने टॉपिक को अपना को थोड़ा हटा लिया। ये केवल वाइफ्स के लिए, हस्बैंड के लिए नहीं कहती। वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स 144। पहले ये कभी सेक्शन 125 हुआ करता था मेंटेनेंस का, लेकिन नाउ नंबरिंग चेंज कर दी है। अब थोड़ा सा टाइम डिसाइड कर दिया कि इतनी दिन में डिसाइड करेगी जुडिशरी। क्या है जरा पढ़ते हैं भाई साहब आपके लिए, अभी टाइम है, हम पे बहुत टाइम है। इफ एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मीन्स, सबसे पहला वर्ड क्या, सफिशिएंट मीन्स, नेग्लेक्ट और रिफ्यूज टू मेंटेन हिज वाइफ, अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, his legitimate or illegitimate child, whether married or not, unable to maintain itself। देखो लाइन को पढ़ो, बड़ी इंपॉर्टेंट है। His legitimate or illegitimate child, not being a married daughter, married daughter नहीं है, who has attended majority, where such child is by reason of any physical or mental abnormality or injury unable to maintain itself, his father, mother, unable to maintain himself and herself, unable to maintain himself and herself. A magistrate of the first class may, upon proof of any neglected, देखिए वर्ड क्या, proof of neglect and refusal, order such persons to make monthly allowance for the maintenance of his wife or child, father, mother, at such monthly rate as magistrate thinks fit, and to pay the same such person as the magistrate may from time to time direct, provided that the magistrate may order the father of a female child referred in clause B to make such allowance until she attained her majority, if the magistrate is satisfied the husband of such female child, if married, is not possessed of sufficient means।
इसका एक और प्रोविजो पढ़ता हूं आपको। Provided also that an application for the monthly allowance for the interim maintenance and expressing of proceedings under the second proviso shall, as far as possible, be disposed of within 60 days from the date of service of notice of the application of such person. बारीक से बारीक बात समझ में आ गई आपको? बहुत समझाने की कोशिश करी, कौन कौन खर्चा ले सकता है, क्या क्या ले सकता है, इसके लिए कंप्लेंट जाएगी, क्या कंडीशंस होनी चाहिए, जैसे कि मैंने सारी की सारी आपको बताई, वो कंडीशन होनी चाहिए। एडल्टी में नहीं रहनी चाहिए, जानबूझ के नेग्लेक्ट नहीं करनी चाहिए, ये इस तरीके की सारी बातें इसके सेक्शन 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, ये सारी की सारी बातें बताई हैं। कौन सी पोजीशन है, कौन से सिस्टम्स हैं, कहां कहां वो ले सकती है, कहां कहां नहीं लेगी, कहां कहां उसे नेग्लेक्ट किया जाएगा, सारी की सारी बातें ये सेक्शंस बताता है। अब बात करते हैं जुरिडिक्शन की। ये तो था कौन एप्लीकेशन लगा सकता है और क्या इंटरिम रिलीफ क्या होगा और फाइनल रिलीफ क्या होगा, ये तो बताता है एक्ट की ये सेक्शन। अब बात करते हैं प्रक्रिया क्या हो, व्हाट इज इट्स प्रोसीजर। हम सोचते हैं कि एक टॉपिक एक ही लेक्चर में खत्म करते हैं, लेकिन क्या होता है कि कई बार डिफाइन नहीं हो पाता सही तरीके से, अपना सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि सामने वाला जो बच्चा है, क्योंकि हम तो इन बातों को 20-20, 50-50 बार पढ़ चुके और लाइफ में भी प्रैक्टिकल करके देख चुके, लेकिन सामने वाला बच्चा बिल्कुल नया है, उससे कैसे आशा करें कि वो समझ रहा होगा, एकदम समझ जाएगा। तो थोड़ा आप भी किताब को भी देखा करो, और सुप्रीम कोर्ट वगैरह हाई कोर्ट पर जो इनकी साइटेशंस बड़ी बड़ी किताबों में छपती हैं, उनको देखा करो आप भी। चलिए आगे चलते हैं। जुरिडिक्शन, इसमें इन केसेस में जुरिडिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, तो उसे जरा समझें। अगर ये नहीं हो पाया तो, क्योंकि अब 3 मिनट सारे रह गए, तो मैं इसको अगले टॉपिक में थोड़ा खत्म करने की कोशिश करूंगा, नहीं तो कोशिश करता हूं 3-4 मिनट में जितना खत्म होता है। देखिए सेक्शन 148 कहता है, किसी व्यक्ति के विरुद्ध धारा 144 के अधीन किसी ऐसे जिले में की जा सकती है जहां वह है। अगर व्यक्ति जिस जिले में रहता है, जिससे पैसे लेने हैं, उस जिले में जाके भी शिकायत करता मां मुकदमा डाल सकती है। जहां वह या उसकी पत्नी निवास करते हैं, जहां पर वो व्यक्ति या उसकी पत्नी निवास करती हैं, वहां पर जहां पर वो रहते हो, एक तो वहां जहां वो व्यक्ति रहता हो, एक वो जहां वह पुरुष और स्त्री साथ साथ रहे हो, निवास करते हो, जहां वह या उसकी पत्नी निवास करती है, जहां पर वो निवास करती है, जहां उसने अंतिम बार यथास्थिति अपने पति के साथ या अधर संतान के साथ निवास किया, या जहां पर लास्ट टाइम रेसाइड किया, जहां पर वर्तमान में औरत रह रही है वहां, जहां वह या उसके पत्नी निवास करती है वहां, जहां भी रह रहे, और जहां अंतिम बार यथास्थिति उसकी पत्नी और उसके साथ वो निवास किया वहां, या लड़की वहां निवास ले सकती है जहां उसका पिता निवास करता है या उसकी माता निवास करती है। एक पत्नी ही अपने पति से कहां ले सकती है, एक तो वहां ले सकती है जहां उसका पति रहता है, वहां पे ले सकती है, या जिस जिले में वो रहती थी पति के साथ वहां ले सकती है, या लास्ट टाइम जिसके पति के साथ जहां रही वहां ले सकती है, या जहां लड़की का बाप निवास करता है। लड़की अपने बाप के पास आ जाती है, लड़की कहां जाती है, झगड़ा हो जाने के, फसाद होने के पैसे के बाद अपने बाप के पास आई तो बाप के पास से डालेगी। अब बाप जहां भी रहता हो, जिस भी स्टेट में रहता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुकदमे में जाना पड़ेगा, मुलजिम आप पैसे दो, नहीं तो चुपचाप मनी ऑर्डर भेज दो भाई,
क्यों नहीं भेजते? तो ये पॉइंट है सर जुरिडिक्शन का। तो मुकदमा डालने से पहले आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपकी शादी तो मेरठ में हुई, पिताजी भी आपके मेरठ में रहते हैं, मतलब लड़की के, और मेरठ में ही सारे रिश्तेदार हैं, लेकिन वो जाके हाथरस से मुकदमा डाल दे, जबकि हाथरस में ना तो पति रहता है, ना पति का कोई लेन देना है, ना उसका लड़की का खुद का बाप ही रहता है। तो इस तरीके के वेक्सियस प्रोसीडिंग्स भी अलाउ नहीं है। तो आपको जुडिक्शन को समझना होगा कि जुडिक्शन कौन सी कोर्ट का बनेगा। तो जुडिक्शन के लिए जो बताया है 148 145 सेक्शंस में जुडिक्शन के लिए बताया। 146 इसके अंदर ये बताता है, 146 ये बताता है कि यदि ऑर्डर कर दिया गया है तो किन परिस्थितियों में, जो मैंने बताई हैं, लड़की एडल्ट्री में रह रही है या तलाक हो गया है तो उनने शादी कर ली है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय उस ऑर्डर को रद्द कर सकता है। तो 146 में यदि आपको लगता है कि आपकी पत्नी बदचलन है या अपने दोस्त के साथ जारता में एडल्ट्री में रह रही है, तो आप 146 के सेक्शन के तहत एप्लीकेशन देके उस ऑर्डर को कैंसिल करा सकते हो। या पत्नी आपकी तलाकशुदा है तो उसने शादी कर ली है, लड़की मान लो आपकी कमाने लगी है, लड़का आपका कमाने लगा है और उसका पति भी अच्छी तरीके से कमा से मेंटेन कर सकता है, तो भी आप उसे कैंसिल करा सकते हो भत्ते। तो मेंटेनेंस दिलाने का सेक्शन 144 हो गया। उसी के अंदर इंटरिम और फाइनल भत्ते हैं, और प्रक्रिया क्या अडॉप्ट की जाएगी वो, और जुडिक्शन कहां से डिसाइड होगा वो 145 सेक्शन बताता है, और उसमें क्या एविडेंस ली जाएंगी, क्या नहीं ली जाएंगी, और कितने दिन के अंदर ये डिसाइड कर दिया जाएगा। 3 महीने का टाइम दिया वैसे तो कई जगह तो ये सब डिसाइड किया जाएगा। और 146 में ये बताया कि अगर पत्नी बदचलन है, गलत जगह रहती है, या उसने शादी कर लिया है दूसरी आदमी से, तब 146 में उसको अमेंडमेंट कैसे कराने की एप्लीकेशन देके अमेंड कराया जा सकता है, अर्थात परिवर्तन कराया जा सकता है, अल्ट्रेशन कराया जा सकता है। तो 33 मिनट लगे, लेकिन ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। जो भी भरण पोषण का जो ऑर्डर होगा उसकी कॉपी मजिस्ट्रेट साहब को लड़की को निःशुल्क देनी होगी। तो नमस्कार, आज के लिए इतना ही, थोड़ा 3 मिनट तो लिया, टॉपिक खत्म हो गया। अगर इससे अगला जो टॉपिक ये तो था 53, 54वां टॉपिक आपको मैं बता के जा रहा हूं, ध्यान से पढ़ लेना, आना मेरे साथ, मेरा ही कर्तव्य नहीं है, तुम्हारा कर्तव्य है पढ़ने का। ये वाले जो टॉपिक है ये किसी पुलिस ऑफिसर्स के मतलब के नहीं है। ये वाले जो टॉपिक था, जो पहले टॉपिक अभी हुआ मेंटेनेंस का, तो ये लॉ स्टूडेंट्स के लिए और जो कोई वकालत नहीं करना चाहे उन बच्चों के लिए ये प्रोविजंस था मेंटेनेंस का। लेकिन बहुत केस आते हैं मेंटेनेंस के, इसलिए सीआरपीसी में इसका प्रोविजन केवल सीआरपीसी के अंदर दिया है, या हिंदू लॉ एक्ट है, मुस्लिम लॉ एक्ट है, उनमें अलग चीजें हैं, लेकिन वो अलग चीजें हैं, ये अलग चीज है। ये एक बड़ा क्षेत्र है और वो अलग चीज है। तो ठीक है, आज इतना ही। अगला जो टॉपिक होगा हमारा होगा प्ली बार्गेनिंग, सेक्शन 289 से स्टार्ट होगा ये। आशा करता हूं आप लोग पढ़ के आएंगे। यदि इस वाली कैसेट को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप दूसरा लेक्चर सुने तो ये पढ़ के सुनना। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।